हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट के पार्ट को कवर करेंगे। प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट यह तीसरा रिकोर्स है और यह रिकोर्स प्रोसेस टू कंपेल एप्रियंस के अंडर शामिल किया गया है। तो यह तीसरा रिकोर्स है, तो पहले दो रिकोर्स क्या हैं वह मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं बात करूं प्रोसेस टू कंपेल एप्रियंस की, तो यह आपके चैप्टर 6 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कवर किया जाता है। और पहले दो रिकोर्स की अगर मैं बात करूं, तो पहले दो रिकोर्स में पहला रिकोर्स है आपका समन्स और दूसरा रिकोर्स है वारंट ऑफ अरेस्ट यानी गिरफ्तारी का आदेश। अगर मैं समन्स की बात करूं तो इसे लेकर प्रावधान दिए गए हैं सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 71। वहीं अगर मैं वारंट ऑफ अरेस्ट यानी गिरफ्तारी के आदेश की बात करूं तो इसे लेकर प्रावधान दिया गया है सेक्शन 72 से लेकर सेक्शन 83 और सेक्शन 84 से लेकर सेक्शन 89 के तहत हम लोग आज कवर करने वाले हैं प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट के टॉपिक को। लास्ट दोनों रिकॉर्ड्स को लेकर मैंने लेक्चर्स आपके अपलोड कर दिए हैं, उसे आप अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। आज का टॉपिक है आपका सेक्शन 84 सेक्शन 89 ऑफ BNSS यानी सेक्शन 84 से लेकर सेक्शन 89 को आज हम लोग कवर करने वाले हैं ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट चैप्टर 6 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पहले इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग देखते हैं। अगर मैं इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करूं तो यहां पर सबसे पहले आप देख रहे होंगे पार्ट सी लिखा हुआ है। पार्ट सी ऑफ चैप्टर 6 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रोवाइड्स फॉर प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट। तो व्हाट अबाउट पार्ट ए एंड पार्ट बी? क्या है ये पार्ट ए और पार्ट बी? तो पार्ट ए है आपका समन्स। समन्स है, समन्स को लेकर प्रावधान दिए गए हैं सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 71। ये आपका पार्ट ए हो गया। और अगर मैं पार्ट बी की बात करूं तो पार्ट बी दिया हुआ है आपका वारंट ऑफ अरेस्ट यानी गिरफ्तारी का आदेश, और इसे लेकर प्रावधान दिए गए हैं सेक्शन 72 से लेकर सेक्शन 83। तो ये हो गया आपका पार्ट ए और ये हो गया आपका पार्ट बी। समन्स पार्ट ए, वारंट ऑफ अरेस्ट पार्ट बी, और पार्ट सी हो गया आपका प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट। ठीक, अब सेक्शन 84 की बात करें, सेक्शन 84 से लेकर सेक्शन 89। तो इट कवर्स फॉर प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट। सेक्शन 84 टू सेक्शन 89 ऑफ BNSS प्रोवाइड्स फॉर प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट। अर्लियर, पहले जो है अगर मैं CRPC की बात करूं तो इसे लेकर प्रावधान दिया गया था सेक्शन 82 से लेकर सेक्शन 86 ऑफ CRPC के तहत। राइट? अब इन डिटेल सारे सेक्शंस और प्रोविजंस को हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रोक्लामेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग? जो व्यक्ति एब्सकॉन्डर है, जो भगौड़ा है, जो खुद को छुपा के रखा है, निश्चित तौर पर है उसी के खिलाफ प्रोक्लामेशन इशू किया जाएगा, जिसे हम उद्घोषणा भी कहते हैं। अगर वह व्यक्ति समन्स जब इशू किया गया तभी वह कोर्ट के सामने पहुंच जाए, या फिर जब वारंट ऑफ अरेस्ट हुआ था तभी उसकी गिरफ्तारी हो जाती, या खुद वह कोर्ट के सामने पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वह तो न खुद को सरेंडर कर रहा है और न ही उसकी गिरफ्तारी हो पा रही है। वह कर क्या रहा है? वह भागे जा रहा है, वह भगौड़ा है। उसी को कहते हैं एब्सकॉन्डिंग। सेक्शन 84 ऑफ द BNSS प्रोवाइड्स फॉर प्रोक्लामेशन फॉर पर्सन्स एब्सकॉन्डिंग। दिस वाज अर्लियर प्रेजेंट इन सेक्शन 82। पहले क्या था? जो सेक्शन 84 है ना आपका BNSS का, वह पहले आपका CRPC की बात करो तो उसमें क्या था? सेक्शन 82 था। सेक्शन 84 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है? इसका प्रोविजन 1 में देखिए, इट प्रोवाइड्स दैट इफ अ कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट a person against whom a warrant has been issued is absconding। कहानी यहीं से शुरू है। वैसा न्यायालय, वैसा कोर्ट जिसके द्वारा व्यक्ति की उपस्थिति के लिए, उसके एप्रियंस के लिए पहले समन इशू किया गया, फिर गिरफ्तारी का आदेश भी दिया गया, वारंट ऑफ अरेस्ट भी इशू किया गया, फिर भी वह व्यक्ति कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं होता है और कोर्ट को लगता है कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है, कोर्ट का जो आदेश है और कोर्ट के द्वारा जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया की जा रही है उससे क्या है? भाग रहा है। वह वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया गया और वह भाग रहा है, खुद को छुपा के रखा हुआ है।
तब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट को यह आदेश, यहां पर पावर है किस आदेश को निर्गत करने का, तो कोर्ट में इशू अ फॉर्मल पब्लिक प्रोक्लामेशन if a court has reason to believe that a person against whom a warrant of arrest has been issued is absconding or hiding himself, या तो वह भाग रहा है कहीं या फिर खुद को छुपा के रखा हुआ है, फरार चल रहा है, क्यों, टू अवॉइड एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट, जो गिरफ्तारी का आदेश है उसका निष्पादन न हो। निष्पादन का मतलब क्या भाई, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी, तो जब गिरफ्तारी होगी ही नहीं तो वारंट का निष्पादन कैसे होगा। तो कोर्ट को लगता है कि अब ऐसे नहीं मानने वाला, सामने वाला तो ऐसे नहीं मानने वाला, तो चलो अगला आदेश देते हैं। अब इसको हम लोग भगोड़ा करते हैं कि भाई यह प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होगा, तो उसके लिए प्रक्रिया क्या है, पहले आप फॉर्मल पब्लिक प्रोक्लामेशन, उद्घोषणा जारी करोगे। ऐसे आप उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं कहेंगे, उसे मौका दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, तो फॉर्मल पब्लिक प्रोक्लामेशन इशू किया जाएगा। अब क्या होगा, दिस प्रोक्लामेशन विल रिक्वायर द इंडिविजुअल टू अपीयर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड टाइम। तो जो पब्लिकली जो प्रोक्लामेशन होगा, जो उद्घोषणा जारी किया जाएगा, उसमें क्या होगा, जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, उसको एक बार अपीयर होने का मौका दिया जाएगा, उपस्थित होने का मौका दिया जाएगा। कहाँ, तो न्यायालय में, और वहां पर वो समय भी दिया जाएगा। जिस कोर्ट के द्वारा वो आदेश निर्गत किया गया है उस कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होना है, और वहां पर टाइम भी दिया जाएगा। और जिस दिन प्रोक्लामेशन इशू किया जाएगा उस दिन से लेकर, ठीक है, और 30 दिन का, 30 डेज का समय दिया जाएगा। दिस प्रोक्लामेशन विल रिक्वायर द इंडिविजुअल टू अपीयर एट ए स्पेसिफाइड प्लेस एंड टाइम विच मस्ट बी एट लीस्ट 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। किस चीज का पब्लिकेशन, तो प्रोक्लामेशन का, उद्घोषणा जो है उसका पब्लिकेशन होगा, उसके क्या है, 30 दिन का समय दिया जाएगा। उस तारीख से 30 दिन का समय दिया जाएगा कि भाई 30 दिन का समय दिया जा रहा है, 30 दिन से कम का समय नहीं, 30 दिन का समय दिया जा रहा है आपको। आप न्यायालय में उपस्थित होइए, सारी प्रक्रिया वापस ले ली जाएगी, सारा काम राजी खुशी के साथ चलेगा। अब इसमें तरीका क्या है उसको भी हम लोग देखते हैं। भाई कोई भी प्रक्रिया है, कोई भी प्रोसीजर है, उसको तो आपको समझना पड़ेगा, ऐसे ही तो नहीं होगा कुछ भी। तो इसका जो सेक्शन 84 है, इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स फॉर द मैनर इन विच प्रोसीजर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लामेशन। जो सबसेक्शन 2 है उसमें तरीके बताए गए हैं, किस तरीके से जो प्रोक्लामेशन का पब्लिकेशन होगा उसके बारे में। द प्रोक्लामेशन मस्ट बी मेड पब्लिक इन द फॉलोइंग वेज। जो सोसाइटी एट लार्ज है, जो पब्लिक है, उसके बीच में उद्घोषणा कैसे जारी किया जाएगा। देखिए, पर्सनली सम्मन इशू किया गया, पर्सनल मोड में वारंट भी गया, लेकिन अब क्या है, पब्लिकली जाना होगा, ताकि देखिए हर समाज में हर व्यक्ति के कुछ शुभ चिंतक भी होते हैं, जान पहचान के लोग होते हैं। अब वो व्यक्ति कहीं भाग रहा है, कहीं छुप रहा है, खुद को छुपा के रखा हुआ है, तो उसके जो हितैषी होंगे, जो उसके जान पहचान के लोग होंगे, अगर उन तक यह बात पब्लिकली पहुंचेगी तो वो क्या करेंगे, उस व्यक्ति को बताएंगे कि देखो भाई, बेहतर यही होगा कि तुम कोर्ट में जाके सरेंडर कर दो या अपनी गिरफ्तारी दे दो, नहीं तो जो तुम्हारी संपत्ति है, प्रॉपर्टी, जो तुम्हारे जमीन जायदाद है, तुम्हारा मकान है, वह क्या होगा, वह सरकार सीज कर लेगी, कोर्ट के द्वारा उसको सीज कर लिया जाएगा, उसकी कुर्की हो जाएगी, उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है इसके माध्यम से। देखिए ये जो कोर्ट का क्या है, कोर्ट का यही काम है कि भाई जो व्यक्ति फरार चल रहा है वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। और ये जो पूरा प्रोसेस है उसका नाम भी यही है, प्रोसेस टू कंपेल एपीरियंस, विवश करना, कंपेल करना, ठीक है। तो उद्देश्य भी यही है। तो पहला तरीका है, इट शुड बी रीड आउट लाउड इन अ नोटिसेबल प्लेस इन द टाउन और विलेज वेयर द पर्सन यूजुअली लिव्स। जहां वो व्यक्ति रहता है, अमूमन जहां वो व्यक्ति रहता है, वहां क्या होगा, लाउड स्पीकर के माध्यम से यह सूचना दिया जाएगा कि भाई आपके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है, पूर्व में सम्मन इशू किया गया, वारंट इशू किया गया, आप न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, अभी आपको मौका है, 30 दिन के अंदर अंदर माननीय न्यायालय के समक्ष आप इतने तारीख को इतने बजे उपस्थित होइए। ये सारी बातें उसमें बताई जाती हैं पब्लिकली, है ना, लाउडली, ताकि दूर दूर तक सुनाई दे, काफी संख्या में लोग, भीड़ भाड़ है, सबको सुनाई दे। पर्पस भी यही है, आम जन को सूचना मिले। इट शुड बी पोस्टेड। उसके बाद क्या है कि भाई उसकी जो कॉपी होगी, कोर्ट का जो आदेश होगा,
प्रोक्लामेशन का, उद्घोषणा का, उसकी कॉपी होगी, तो उसकी कॉपी क्या की जाएगी, चिपका दी जाए, उस व्यक्ति के मकान पर चिपका दिया जाएगा। उसका अगर मकान है तो वहां मकान पे उसको चिपका दिया जाएगा बढ़िया से, ताकि क्या हो, वह एक विजिबल स्पॉट पर, जहां की हर कोई देख पाए, कहीं कोने में कहीं जाकर नहीं, घर के पीछे नहीं, सामने एकदम फ्रंट पर उसको, उसके दरवाजे पर, मेन जो उसका मकान का जो दरवाजा होता है, एंट्री पॉइंट होता है, वहां पर चिपका दिया जाए। कोई दीवार है वहां पर चिपका दिया जाए सामने की तरफ से, ताकि लोग आते जाते हुए लोग देखें। और जब कार्रवाई होती तो भीड़ वैसे ही इकट्ठा हो जाती है, भाई पुलिस की गाड़ी आती है वैसे ही भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लोग खिड़की से देखते हैं, छत से देखते हैं, सड़क पर आकर देखते हैं, है ना। फिर पुलिस के द्वारा जो लाउड स्पीकर के माध्यम से बोला जाता है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो इसमें क्या होगा कि उसके मकान पर, उस व्यक्ति के मकान पर, या फिर कोई वेल नोन प्लेस है इन द टाउन और विलेज, वहां पर कोई पॉपुलर जगह है, वहां पर भी उसको चिपकाया जा सकता है, जहां की आम लोग का आना जाना हो। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अ कॉपी शुड ऑल्सो बी डिस्प्लेड इन अ विजिबल एरिया ऑफ द कोर्ट हाउस। जो न्यायालय परिसर है, उस कोर्ट, जो एरिया है कोर्ट हाउस का, वहां भी क्या होगा, वहां भी आप चिपका सकते हैं। भाई कचहरी है, कोर्ट है, सिविल कोर्ट कैंपस है, वहां भी जो कोई ऐसा जगह है जहाँ की लोग का आना जाना होता है, मूवमेंट है, पब्लिक मूवमेंट ज़्यादा है, वहां भी उसको चिपकाया जा सकता है, ताकि किसी भी माध्यम से उस व्यक्ति तक यह सूचना मिले। उसके बाद फिर क्या है, एडिशनली द कोर्ट में ऑर्डर दैट द प्रोक्लामेशन बी पब्लिश्ड इन अ लोकल डेली न्यूज़पेपर। अखबार में पब्लिश उसको करवाया जाएगा। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं ना कि मामला है दिल्ली के कोर्ट का, लेकिन वो व्यक्ति क्या है, मधुबनी का रहने वाला है, दरभंगा का रहने वाला है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। उनका प्रोक्लामेशन देखता हूँ, ऐसे लोग का उद्घोषणा पेपर में देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कोर्ट क्या है, साकेत का कोर्ट है ना, करकरडुमा कोर्ट है। तो ऐसे करके मामला है दिल्ली का, लेकिन आपको बिहार के न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। उद्देश्य यही है कि वो व्यक्ति अगर दिल्ली में कोई से कोई अपराध हुआ, वो भागकर बिहार आ गया या कहीं और चला गया, तो उस तक ये जानकारी पहुंचे। मान लीजिए मैंने खबर पढ़ा, मुझे पता है कि वो व्यक्ति कौन है, उस तक सूचना जाएगी। तो ये तरीका होता है, यही पर्पज है, इसीलिए न्यूज़पेपर में भी इसको पब्लिश किया जाता है, उद्घोषणा को। तो यह सारी चीजें हैं। उसके बाद अगर मैं सेक्शन 84 के सबसेक्शन 3 की बात करूं, तो यह कहता है that a written statement by the court saying that the proclamation was properly published on a certain date as required will be accepted as final proof that all the legal steps were followed and that the proclamation was published on that date। ये ऐसा इसलिए किया जाता है, भाई देखिए, कोर्ट की जो कार्रवाई होती है ना, वो सबूतों के आधार पर चलती है, चाहे वो कोर्ट की प्रोसीडिंग ही क्यों ना हो। तो हर केस का एक केस का रिकॉर्ड होता है, एक फाइल होता है, ठीक है ना, एक फाइल होता है हर केस का। तो यह जो केस है जिसमें कि ये सारी प्रक्रिया चल रही है प्रोक्लामेशन की, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि यह जो प्रक्रिया अपनाई गई है, यह जो सारा रिकोर्स लिया गया है कि उसके गांव में जाकर और लाउड स्पीकर के माध्यम से सूचना जारी किया गया है, उसके घर पर चिपकाया गया है, जो उद्घोषणा का कॉपी है वो कॉपी चिपकाया गया है प्रोक्लामेशन का, ये सारी चीज़ें अखबार में छपवाया गया है, ये सारी जानकारी। तो यह बोलने से तो होगा नहीं, यह जितनी भी कार्रवाई हुई है, क्या होगा, सेक्शन 84 के जो सबसेक्शन 2 के तहत जो कार्रवाई की गई है यह सारी, है ना, इसको क्या होगा, केस के रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया जाएगा, रिटन लिखित में, कि दिनांक इतना इतना को न्यायालय के द्वारा क्या किया गया, प्रोक्लामेशन जो है, उद्घोषणा है, प्रॉपरली पब्लिश किया गया, इसने तारीख को किया गया। उसके बाद फिर फाइनल प्रूफ के तौर पर इसको केस के रिकॉर्ड में शामिल किया जा रहा है, दर्ज किया जा रहा है, ठीक है, ताकि यह प्रूफ हो पाए कि किस तारीख को यह जो आपका प्रोक्लामेशन पब्लिश हुआ था। ये सारी चीजें ये एविडेंस के तौर पर रिकॉर्ड, क्योंकि कल को क्या होगा कि जो एक्यूज है, जो विक्टिम है, जिसको लगता है कि नहीं यह प्रॉपर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को एडॉप्ट नहीं किया गया है, तो वह क्या होगा, अपीलेट कोर्ट में भी जा सकता है। तो लोअर कोर्ट या जो ओरिजिनल कोर्ट है जहां ये सारी सारी कार्रवाई हो रही है, वहां के रिकॉर्ड में सारी चीजें रहेंगी, है ना। तो कोर्ट की जितनी भी प्रक्रिया होती है वो एविडेंस पर वहां पर काम होता है, ऐसे ही नहीं। तो यहां क्या होगा, सेक्शन 84 के सबसेक्शन 3 में पूरा इसमें रिकॉर्ड कैप्ट किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 84 के सबसेक्शन 4 के तहत देखिए यहां पर क्या है, इट प्रोवाइड्स दैट इफ द प्रोक्लामेशन इज फॉर समवन accused of a serious offense
विच इज पनिशेबल फॉर विथ 10 ईयर्स, 10 साल या 10 साल से ज़्यादा, या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट, या फिर कैपिटल पनिशमेंट उस व्यक्ति के द्वारा। समझिए यहाँ एक ये तो जनरल एक ऑफेंस है, उसके बारे में हम लोग समझ रहे थे। कोई भी अपराध करता है, कोई भी अपराधी अपराध करता है, वो अगर कोर्ट में नहीं आता है तो उसके लिए वो प्रक्रिया होगी। लेकिन ऐसे अपराध, ऐसे ऑफेंस जिसमें कि 10 साल या 10 साल का सजा हो, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा ऑफेंस जिसमें कि 10 साल या 10 साल से ऊपर का सजा का प्रावधान हो, या फिर उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजमेंट का प्रावधान हो, सजा हो, या फिर कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड का प्रावधान हो, उसकी सजा हो, तो इस तरह के अपराधों में क्या रिकोर्स होगा? इस तरह के ऑफेंस में क्या होगा? इफ द पर्सन प्रोक्लामेशन इज फॉर समवन एक्यूज्ड ऑफ अ सीरियस ऑफेंस पनिशेबल विद 10 years or more in prison, life imprisonment or death, and that person does not appear at the time and place mentioned, the court can, after proper inquiry, अगर वह इस तरह का अपराधी जिसने अपराध किया है, जिसमें 10 साल या 10 साल से ऊपर का सजा, उम्र कैद या मृत्युदंड का है प्रावधान सजा का, और वह व्यक्ति फिर भी जो उद्घोषणा जारी किया गया उसमें जो तारीख और समय दिया गया है, उस तारीख और समय पर उपस्थित नहीं होता है, तो कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा? प्रॉपर इंक्वायरी किया जाएगा। ऐसे ही नहीं, पहले प्रॉपर इंक्वायरी, और इंक्वायरी के बाद सारे रिकॉर्ड को देखते हुए कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर देम अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसको कह दिया जाएगा, ठीक है। भगौड़ा जिसे कहते हैं, भगौड़ा उसे घोषित कर दिया जाएगा, उसको भगौड़ा घोषित कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें हैं। अब क्या है? यही सेक्शन 84 का सबसेक्शन 5 क्या कहता है? It provides that the provisions of subsection 2 and subsection 3 shall apply to a declaration made by the court under subsection 4 as they apply to the proclamation published under subsection 1। देखिए इसमें जो बातें कही गई उसमें क्या है बता देता हूं। जो रिकोर्स हैं, जनरल कोई अगर अपराध होता है उसमें जो रिकोर्स अडॉप्ट किए गए हैं, वो सारे रिकोर्स यहां भी अडॉप्ट करने के बाद ही ये जो 10 साल या 10 साल से ऊपर का सजा वाला है ना, यानी जो सीरियस ऑफेंस है, इस मामले में भी सारे रिकोर्स को फॉलो करना है। यानी वहां लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट वगैरह करवाना है, सारी चीजें हैं। उसके मकान पर जो है, जो प्रोक्लामेशन, जो उद्घोषणा की जो कॉपी होती है, उसको पूरा वहां पर चिपकाना है ना। फिर जो विजिबल स्पॉट है गांव में या टाउन में जहां वो व्यक्ति रहता है, वहां पर उसको चिपकाना है। सारे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना है इस मामले में भी। यही बात यहां पर कही गई है। अब व्हाट इज द प्रोविजन रिलेटेड टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग? अब तो भाई सारी प्रक्रिया अडॉप्ट कर ली। अब जो कार्रवाई शुरू होगी वह होगी अब कुर्की जब्ती की। यही बात है। तो कुर्की जब्ती में क्या है? देखिए सेक्शन 85 क्या कहता है? प्रोवाइड्स फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। भाई प्रॉपर्टी किसकी अटैच होगी? किसके प्रॉपर्टी की कुर्की जब्ती होगी? जो व्यक्ति क्या है, जो एब्सकॉन्डिंग है, जो भगौड़ा है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसे कहा जाता है। तो इसका सबसेक्शन 1 क्या कहता है? इफ अ कोर्ट इशूज अ प्रोक्लामेशन अंडर सेक्शन 84 डिक्लेयरिंग समवन एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, इट कैन ऑल्सो ऑर्डर द अटैचमेंट सीजर ऑफ दैट पर्सन्स प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो जिसमें कि आपका उसका व्हीकल हो गया, ज्वेलरी हो गया, और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो लाइक लैंड, बिल्डिंग्स, एट एनी टाइम आफ्टर द प्रोक्लामेशन, बट द कोर्ट मस्ट एक्सप्लेन इट्स रीजंस इन राइटिंग। देखिए कोर्ट का क्या है यहां पर, ये समझिए। कोर्ट जो है, कोर्ट के द्वारा जो प्रोक्लामेशन इशू किया जाता है उस व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है, कि भाई आप न्यायालय में इतने दिनों, 30 दिन के अंदर आपको न्यायालय में आपको हाजिर होना है, अन्यथा क्या होगा? आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। किस चीज की होगी? अटैचमेंट की होगी। लेकिन यहां क्या है? कोर्ट अगर चाहे तो प्रोक्लामेशन के साथ साथ क्या होगा? साथ में अटैचमेंट का भी इसमें आदेश कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है, ठीक है। एट एनी टाइम आफ्टर द प्रोक्लामेशन का आदेश इसमें दिया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा? कोर्ट को एक्सप्लेन करना होगा, इसका रीजन यहां पर कोर्ट को एक्सप्लेन करना होगा। यही बात कहा गया है। However, if the court has reason to believe even before issuing the proclamation that the person, लेकिन यहां तो कोर्ट को है कि ठीक है, कोर्ट ने प्रोक्लामेशन इशू कर दिया और उसके बाद कोर्ट के सेटिस्फैक्शन पर है कि ये सारे
रिकोर्स लेने के बाद भी वो व्यक्ति कोर्ट के सामने नहीं आता है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, उस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है उसके अटैचमेंट की कार्रवाई होगी, सारी चीज़ें उसके लिए कोर्ट के द्वारा ऑर्डर शीट में सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। वो तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन वैसी स्थिति में इफ द कोर्ट हैज़ रीजन टू बिलीव इवन बिफोर इशूइंग प्रोक्लामेशन, कोर्ट को प्रोक्लामेशन इशू करने से पहले भी अगर लगता है कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी संपत्ति को क्या कर रहा है, बेचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, बेचने की कोशिश कर रहा है उसको, या फिर किसी और के नाम करने की कोशिश कर रहा है, या किसी को गिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है ना, या मतलब समझिए किसी भी तरीके से उसको डिस्पोज करने की कोशिश कर रहा है, या फिर उस प्रॉपर्टी को हटाकर बेचकर उस एरिया से कहीं भागना चाह रहा है, तब क्या होगा, वैसी स्थिति में कोर्ट के द्वारा क्या होगा, देन द कोर्ट कैन ऑर्डर द प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड एट द सेम टाइम एज इशूइंग द प्रोक्लामेशन। यानी कि अगर कोर्ट को लगता है कि भाई प्रोक्लामेशन के को पहले इशू करो और उसके बाद फिर अटैचमेंट की कार्रवाई होगी, लेकिन कोर्ट को अगर यह लगता है कि नहीं, वह व्यक्ति अपनी संपत्ति को बेचकर कहीं बाहर भागने वाला है, किसी और के नाम करने वाला है, तो वैसी सिचुएशन में क्या होगा, कोर्ट के द्वारा प्रोक्लामेशन के साथ साथ क्या होगा, अटैचमेंट का भी आदेश जारी किया जा सकता है, ताकि वह व्यक्ति प्रॉपर्टी को बेच नहीं पाए, किसी और के नाम से ट्रांसफर नहीं कर पाए। किसी दूसरे के नाम से ट्रांसफर हो गया या बेच दिया, तब तो फिर दिक्कत वाली बात हो गई वहां पर। अब आ जाता है सेक्शन 85 का सबसेक्शन 2। यहां है द कोर्ट्स ऑर्डर टू अटैच प्रॉपर्टी विल अप्लाई टू एनी प्रॉपर्टी द पर्सन ओन्स विद इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर द ऑर्डर इज मेड। बिल्कुल, कोर्ट का जो आदेश है ना अटैचमेंट का, यानी कुर्की जब्ती का जो आदेश है, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, वह अप्लाई होगा टू एनी प्रॉपर्टी द पर्सन, उस व्यक्ति के द्वारा खरीदी हुई, उस व्यक्ति के नाम से जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, वो सारी चीज़ें क्या कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा, उसको अटैच किया जा सकता है, जो कोर्ट के जुडिक्शन में है। मान लीजिए मामला मुजफ्फरपुर का, मुजफ्फरपुर के कोर्ट के द्वारा क्या हुआ, अटैचमेंट का आदेश हुआ, कुर्की जब्ती का आदेश हुआ कि भाई उसकी संपत्ति को कुर्क करना है, जब्त करना है। तो इस जिले में जितना भी उस व्यक्ति के नाम से जमीन है, प्रॉपर्टी है, मूवेबल इमूवेबल जो भी है, सबको क्या किया जाएगा, कोर्ट के द्वारा उसको अपने कब्जे में लिया जाएगा, सीज किया जाएगा। लेकिन अगर उसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी जिले से बाहर है, मान लीजिए उसकी संपत्ति कहाँ है, तो पटना में है, उसकी प्रॉपर्टी कहाँ है, पटना में है, तब क्या होगा, तब होगा द अटैचमेंट ओनली बी वैलिड इफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट अप्रूव्स। तब क्या होगा, मान लीजिए प्रॉपर्टी क्या है, पटना की है, पटना में प्रॉपर्टी है, उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी कहाँ है, पटना की है, तब क्या होगा, अब मुजफ्फरपुर का जुडिक्शन तो है नहीं वहां पर, तो वहां के जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनसे अप्रूवल लेना होगा, और जो आदेश है ना, कुर्की जब्ती का आदेश, वहां पे आदेश दिखाया जाएगा कि सर यह ऑनरेबल कोर्ट का आदेश है, इस व्यक्ति के नाम से है ये आदेश, और उसकी जो प्रॉपर्टी है वह आपके भी जिले, पटना जिले में भी इसकी प्रॉपर्टी है। तो वहां से जब आदेश मिल जाएगा, वहां से इंडोर्स कर दिया जाएगा, यानी परमिशन मिल जाएगा, देन आफ्टर क्या होगा कि जो पटना में भी उस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है उसको भी क्या किया जाएगा, अटैच किया जाएगा, ठीक है, कोर्ट के आदेश पर। फिर तो यह सारी चीजें हैं। तो अप्रूवल चाहिए किसका, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, पटना के डीएम जो हैं उनका यहाँ पर आपको क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए, उनका परमिशन, इनके बिना परमिशन की नहीं कर सकते, भले कोर्ट का आदेश हो, लेकिन डीएम जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनका यहाँ क्या चाहिए, उनका अप्रूवल चाहिए। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन 85 का सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4, इसको समझिए। द कोर्ट कैन अटैच द मूवेबल प्रॉपर्टी इन एनी ऑफ द वेज। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसे कैसे अटैच किया जाएगा, इसे कैसे जब्त किया जाएगा, तो फिजिकली टेकिंग इट, भाई कोर्ट के द्वारा जो वहाँ नियुक्त किए जाएंगे ऑफिशियल्स, वो वहाँ पर जाएंगे, जो व्यक्ति का प्रॉपर्टी है, और वहाँ पर जाके उसको, जो स्थल है वहाँ पर जाके उसको सीज करेंगे, वो ठीक है, उसको जब्त करेंगे। नहीं तो क्या किया जाएगा, बाय अपॉइंटिंग समवन, एक कोई रिसीवर है उनको अपॉइंट किया जाएगा टू मैनेज और कंट्रोल इट, उनके द्वारा रिसीवर को नियुक्त करके भी किया जा सकता है, या फिर बाय इशूइंग अ रिटन ऑर्डर, एक लिखित आदेश जो है वह निर्गत किया जाएगा, किस बात के लिए, स्टॉपिंग एनीवन फ्रॉम गिविंग इट टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन और समवन एक्टिंग फॉर देम। या फिर उस व्यक्ति को संपत्ति, मान लीजिए उसकी गाड़ी ही है, उसकी व्हीकल ही है, या उसके जमीन से संबंधित दस्तावेज है, उसको लेकर कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाएगा कि भाई देखो
अब यह जो व्यक्ति है जिसके नाम से संपत्ति है, चाहे उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे घर है, गाड़ी है, या उसने लाइव स्टॉक उसके यहाँ है, जैसे कि पशु हो गए उसके यहाँ, ठीक है, या उसका और भी कोई पेरिशेबल आइटम है, तो अब वह सारी चीज़ें उस व्यक्ति को अब नहीं देनी है जिसके खिलाफ यह आदेश जारी हुआ है कुर्की जब्ती का। कोई नहीं देगा, ना उस व्यक्ति को देगा और ना ही उसके किसी एजेंट को देगा, है ना, क्योंकि कोर्ट के द्वारा क्या हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है कुर्की जब्ती की। उसकी प्रॉपर्टी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, उसकी यथास्थिति बनी रहेगी, ना उसको किसी को बेचना है, ना किसी को ट्रांसफर करना है, यह कोर्ट का आदेश आ जाएगा यहाँ पर। तो इसमें क्या है, इसमें दिया गया है कि कोर्ट के द्वारा इनमें से कोई दो या फिर ये सभी तरीकों से कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी को यहां पर सीज किया जा सकता है। यह तो हो गया मूवेबल प्रॉपर्टी जो सबसेक्शन 3 है। सबसेक्शन 4 में क्या दिया हुआ है, द कोर्ट कैन अटैच द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग वेज। पहला तरीका क्या है, इफ इट्स लैंड, अगर वह लैंड है तो भाई कहीं भी किसी लैंड का रिकॉर्ड कहाँ होता है, तो यह आपको स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। स्टेट गवर्नमेंट किसके थ्रू होता है, तो कलेक्टर के थ्रू होता है। तो उनके थ्रू क्या होगा, यह पूरी अटैचमेंट की कार्रवाई की जाएगी, जो जमीन है उसके, ठीक है, उसको अटैच किया जाएगा। फिर दूसरे मामले में क्या है, फॉर ऑल अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी द कोर्ट कैन टेक पोजेशन ऑफ इट। उसका कोर्ट के द्वारा क्या करेगा, पोजेशन अपने कब्जे में लिया जाएगा, या फिर एक रिसीवर को अपॉइंट किया जाएगा, है ना। उसके बाद फिर जो एक लिखित आदेश जारी किया जाएगा, किस बात के लिए आदेश जारी किया जाएगा, वही वाली बात है कि जो रेंट का, मान लीजिए कोई मकान है या उसका कोई कॉमर्शियल स्पेस है, कोई दुकान मान लीजिए उसने भाड़े पे लगा रखा है, या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेंटल प्रॉपर्टी है, किराए पर दे रखा है, ठीक है, तो उसका जो ये रेंट है उसको रोका जाएगा। भाई पैसा मिलते रहेगा सामने वाले को तो फिर उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो सबसे पहले क्या करना है, उस पर प्रेशर डालने के लिए उसका जो रेंट है, रेंट को रोक देना है, वहां पर किराया नहीं मिलेगा उसे। उसके बाद प्रॉपर्टी का डिलीवरी भी नहीं होगा, ठीक है, जो किसको, प्रोक्लेम्ड पर्सन या फिर उसके एजेंट को। तो यह तरीका है इस तरीके से। अब इनमें से कोई दो तरीका या फिर सारे तरीकों को अपनाते हुए कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा, उसके जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको जब्त किया जा सकता है। यह सारी चीजें हैं। फिर अगर बात करें सेक्शन 85 के सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 की बात करें, इफ द प्रॉपर्टी इज लाइव स्टॉक, जैसा मैंने आपको कहा कि अगर वो मान लीजिए कि उसने पशुपालन का उसका काम है ना, उसके घर में मान लीजिए वो गाय भी रखता है ना, या और कोई पशु पालन का उसका काम है, तो या फिर कोई ऐसा पेरिशेबल आइटम है जो खराब हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, कोर्ट के द्वारा ऐसे जो जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसको क्या किया जाएगा, उसको द कोर्ट कैन ऑर्डर इट टू बी सोल्ड, उसको बेचने का कोर्ट के द्वारा इमीडिएटली आदेश दिया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो पैसा उससे मिलेगा, द मनी फ्रॉम द सेल विल बी केप्ट सेफ अंटिल द कोर्ट डिसाइड्स व्हाट टू डू विद इट। बिल्कुल, जो बेचने का जो पैसा होगा वो क्या होगा, कोर्ट के द्वारा एक सेफ कस्टडी में उसको रखा जाएगा। यह सारी चीजें हैं। उसके बाद क्या होगा, अ रिसीवर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट विल हैव द सेम पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वन अपॉइंटेड अंडर सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। सीपीसी में भी होता है ना कि रिसीवर अपॉइंट किए जाते हैं इस तरह के मामलों में, तो वहां क्या होगा, इस तरह के मामले में भी जो रिसीवर अपॉइंट किए जाएंगे उनको भी सेम उनको पावर जो होता है उनको दिया रहेगा, जो सीपीसी में 1908 में दिया गया है। अब रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस देख लीजिए, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 86 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। यह हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होती है उससे रिलेटेड है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है बात वो समझिए। सेक्शन 86 प्रोवाइड्स दैट अ कोर्ट कैन ऑन अ रिटन रिक्वेस्ट फ्रॉम अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी हो सकते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस भी हो सकते हैं, आस्क अ फॉरेन कोर्ट, फॉरेन कोर्ट से क्या करेंगे, रिक्वेस्ट कर सकता है हमारा यहाँ का कोर्ट, हमारे यहाँ के लोग जो लोकल कोर्ट है हमारा यहाँ का, जिस कोर्ट में ये मामला चल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मामला मुजफ्फरपुर का है, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब मुजफ्फरपुर कोर्ट में क्या किया जाएगा, जो आईओ हैं, तो आईओ तो नहीं करेंगे, आईओ के क्या बिहाफ से कौन करेंगे, यहाँ के एसएसपी हो गए या फिर कोई भी सीनियर ऑफिशियल्स हो गए, तो उनके द्वारा क्या किया जाएगा, एक रिटन रिक्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है, पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा, एसपी के द्वारा, किनको, कोर्ट को, किस बात के लिए, कि जो व्यक्ति है ना, मान लीजिए जो जो एक्यूज्ड है जिसका मामला मुजफ्फरपुर के कोर्ट में चल रहा है, उसकी जो संपत्ति है, मान लीजिए कि उसकी संपत्ति कहाँ पर है, उसकी संपत्ति है दुबई में, एग्जाम्पल के लिए समझिए, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, उसकी संपत्ति कहाँ है, दुबई में है।
तो यहाँ के जो एसएसपी हैं वह कोर्ट में रिक्वेस्ट लेटर के माध्यम से रिटर्न में लिखेंगे वो, और कहेंगे कि सर यह जो व्यक्ति है जो फरार चल रहा है, भगौड़ा है, इसकी जो कुछ संपत्ति है जिसको कि हमें क्या करना है, जिसकी हमें कुर्की जब्ती करनी है, वह दुबई में है, जो हमारे सोर्स से हमें पता चला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रॉपर्टी को कैसे सीज करें जिसमें कि हम जो इसकी प्रॉपर्टी दुबई में है उसको हम सीज कर पाएं। तो इसके लिए क्या होगा, ये रिक्वेस्ट किए। अब कोर्ट के द्वारा, भाई कोर्ट का तो अपना तरीका होता है, कोर्ट के द्वारा क्या होगा, वहां की जो फॉरेन कोर्ट है, दुबई की जो कोर्ट है, ठीक है, वहां पर वह रिक्वेस्ट किया जाएगा कि साहब यह व्यक्ति है और इसका यह मामला चल रहा है और इसकी प्रॉपर्टी को क्या करना है, जब्त करना है, हमें सीज करना है, और यह आपके क्षेत्राधिकार में है। और बाकी जो भी प्रक्रिया होंगी यहाँ की कोर्ट के माध्यम से फिर होगा। अभी तक वैसे हुआ नहीं है सारा चीज, लेकिन ये प्रावधान दिया गया, बहुत बढ़िया है ये। अब ये प्रावधान आ जाने से, सारी चीजें हो जाने से क्या है कि अब चीजें बहुत बेहतर तरीके से होंगी। क्यों, वहां पे उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, अटैच किया जा सकता है, फॉरफिट किया जा सकता है उसकी प्रॉपर्टी को। किसकी प्रॉपर्टी को, तो जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है, ठीक है ना। और यह जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्री है, मान लीजिए हमारी संधि रहती है, ठीक है ना, तो उस संधि के माध्यम से क्या होगा, हमारा उनके साथ एग्रीमेंट रहता है, म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट, इसको क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूचुअल म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट, इन शॉर्ट एमएलए। जो म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट है उसके माध्यम से क्या होगा, जो व्यक्ति मुजफ्फरपुर का रहने वाला है उसकी संपत्ति दुबई में है, तो उससे क्या होगा, उस प्रॉपर्टी को वहां पर सीज किया जा सकता है। फिर फर्दर सेल प्रोसीड्स वहां पे कर दिया जाएगा, प्रॉपर्टी को वहां पे बेच के, और जो पैसा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, सारी चीजें हैं। तो ये तरीका है। उसके बाद सेक्शन 87 की बात करें। सेक्शन 87 प्रोवाइड्स इफ समवन अदर देन द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, सेक्शन 87 कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि प्रोक्लेम्ड पर्सन से इतर हो, मतलब वो प्रोक्लेम्ड पर्सन ना हो के कोई दूसरा अन्य व्यक्ति है, मामला पूरा प्रोक्लेम्ड जो भगोड़ा व्यक्ति है उसको लेकर चल रहा है, एक्यूज को लेकर चल रहा है, लेकिन कोई अगर कोई अन्य व्यक्ति है जो कि दावा करता है ओनरशिप, ठीक है, या ऑब्जेक्ट करता है, ऑब्जेक्शन करता है अटैचमेंट का, तो उसको कितने दिन में करना पड़ेगा ऑब्जेक्शन, ये 6 महीने में करना होगा। कितने दिनों में ऑब्जेक्शन फाइल करना होगा या फिर उस संपत्ति पर क्लेम करना होगा, तो 6 महीने के अंदर। जब से प्रॉपर्टी को क्या किया गया, जब से उस प्रॉपर्टी को सीज किया गया है उसके 6 महीने के अंदर अंदर, मान लीजिए कि एक्स है, एक्स जो कौन है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है, यह प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है एक्स। अब यह कोई संपत्ति है जो कि जब्त की गई है, लेकिन वाई जो है, वाई को पता चलता है कि जो प्रॉपर्टी जब्त की गई है उसमें से कुछ प्रॉपर्टी मेरी है, उस पर मेरा मालिकाना हक है, उसके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है या कोई किसी ने उससे परचेज किया हुआ हो, खरीदा हुआ हो। अब कोर्ट को जानकारी नहीं है सारी चीजें, तो क्या होगा, वो व्यक्ति कहेगा कि साहब देखो ये तो मैंने इस व्यक्ति से खरीदा है, ये तो मेरे नाम से है संपत्ति, तो फिर वो अपना दावा कर सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर। फिर कोर्ट के द्वारा इंक्वायरी किया जाएगा, पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट देखा जाएगा। उसके बाद कोर्ट क्या है, कोर्ट उसके दावे को एक्सेप्ट भी कर सकती है कोर्ट के द्वारा, या रिजेक्ट भी किया जा सकता है उसके क्लेम को, फुल्ली या पार्शियली, जैसा कोर्ट को लगता है वहां पर। एक बात तो यह हो गया। अगर मान लीजिए जो व्यक्ति है, क्लेमेंट है, जिसको दावा करना है, वो व्यक्ति क्या है, वो मर गया है, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके बेटे हो गए, बेटी हो गए, या उसके परिवार का जो भी सदस्य हो गया, वह उसको क्लेम कर सकते हैं। फिर जो क्लेम है, ऑब्जेक्शन है, कैन बी फाइल्ड इन द कोर्ट दैट इशूड द अटैचमेंट। बिल्कुल। अब यह जो क्लेम है या ऑब्जेक्शन है कहाँ फाइल होगा, तो जिस कोर्ट के द्वारा जो है ये अटैचमेंट की कार्रवाई की गई है, ठीक है, कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है, उसी कोर्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्शन फाइल किया जाएगा। वैसी स्थिति में मान लीजिए प्रॉपर्टी मुजफ्फरपुर का है और मुजफ्फरपुर के कोर्ट के द्वारा ही प्रॉपर्टी का क्या हुआ है, कुर्की जब्ती हुआ है, तो मुजफ्फरपुर के कोर्ट में ही ऑब्जेक्शन या फिर क्लेम फाइल किया जाएगा। लेकिन अगर उसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी, मामला मुजफ्फरपुर का लेकिन उसका कुछ प्रॉपर्टी कहाँ है, पटना में है, तब किस कोर्ट में होगा, तब पटना के जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, उनकी कोर्ट में क्या होगा, यह ऑब्जेक्शन फाइल होगा। ठीक है, इन द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट इफ द प्रॉपर्टी वाज अटैच्ड इन अनदर डिस्ट्रिक्ट।
जब हमने डीएम जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जब अप्रूवल लेना था, तो वहाँ अप्रूवल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ऑब्जेक्शन में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ऑब्जेक्शन और क्लेम में, है ना। ये क्वेश्चन बनेगा आपका, एमसीक्यू के हिसाब से बता रहा हूँ। द कोर्ट वेयर द क्लेम इज मेड विल कंडक्ट एन इंक्वायरी, बिल्कुल कोर्ट के द्वारा इंक्वायरी किया जाएगा। फिर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है कैन असाइन इट टू अ सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट, बिल्कुल किसी मजिस्ट्रेट को भी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी दे सकते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद इफ द क्लेम इज रिजेक्टेड, अगर क्लेम रिजेक्ट किया जाता है, द पर्सन कैन फाइल अ सिविल सूट, उस व्यक्ति के द्वारा अगर क्लेम रिजेक्ट किया जाता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा, सीजीएम कोर्ट के द्वारा, तो क्या होगा, जिस दिन से रिजेक्ट हुआ है उससे उसके साल भर के अंदर क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति के द्वारा, जो क्लेमेंट है उसके द्वारा सिविल सूट फाइल किया जाएगा विद इन 1 ईयर टू प्रूव देयर राइट टू द प्रॉपर्टी अंटिल द रिजल्ट ऑफ दैट सूट द कोर्ट्स ऑर्डर इज फाइनल। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद सेक्शन 88 की बात करें, सेक्शन 88 कहता है इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बारीकी की बातें हैं यहां पर, if the proclaimed person appears within the time given in the proclamation, the court will release the attached property। जिस व्यक्ति के खिलाफ क्या हुआ है, प्रोक्लामेशन इशू हुआ है, वह अगर विद इन रीजनेबल टाइम पीरियड, जो समय सीमा दी गई है, उस समय सीमा के भीतर अगर वह उपस्थित हो जाता है, हाजिर हो जाता है, कोर्ट के सामने वो उपस्थित हो जाता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या किया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। होता है ना कि कभी प्रोक्लामेशन के साथ साथ क्या होगा, अटैचमेंट भी मान लीजिए इशू कर दिया गया वहां पर, तो वहां पर क्या किया जाएगा, वो जैसे ही उपस्थित होता है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको रिलीज कर दिया जाएगा। नंबर एक। दूसरा, इफ द पर्सन डज नॉट अपियर, अगर वह व्यक्ति अपियर नहीं होता है, प्रोक्लेम्ड जो ऑफेंडर है वो अपियर नहीं होता है, द प्रॉपर्टी विल गो टू द स्टेट गवर्नमेंट, तब यह क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी, राज्य सरकार की हो जाएगी। बट इट कैन नॉट बी सोल्ड फॉर 6 मंथ, इसका कस्टडी किसे मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, लेकिन 6 महीने तक इसे बेचा नहीं जाएगा, यह बात भी कहा गया है। एंड अंटिल एनी क्लेम्स अंडर सेक्शन 87 आर रिजॉल्व, देखिए 6 महीने का समय भी दिया गया है। 6 महीने का समय क्यों दिया गया, ताकि कोई क्लेमेंट आता है अदर देन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अभियुक्त जो है, जो भगौड़ा व्यक्ति है, उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति आता है, कोई थर्ड पर्सन आता है, क्लेमेंट है, वो दावा करता है या ऑब्जेक्शन करता है, तो उसके लिए 6 मंथ का टाइम दिया गया है, तो 6 महीने तक तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है कि या तो 6 महीना या फिर जब तक जो क्लेम की प्रक्रिया है वो जब तक क्या होगा, उसमें कोई रिजोल्यूशन नहीं मिल जाता, उस पर कोई फैसला नहीं आ जाता है, तब तक क्या होगा, उस प्रॉपर्टी को कांट बी सोल्ड, वो प्रॉपर्टी नहीं बेची जा सकती है। यह बात हो गया अपना। अब क्या है, लेकिन एक बात और है कि अगर जो गुड्स है, जो सामान है, ठीक है ना, जो सीज किया गया वह क्या है, पेरिशेबल इन नेचर है, मान लीजिए वो सामान जो है खराब हो सकता है, तब वैसी स्थिति में क्या होगा, तब कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा, अनलेस इट इज पेरिशेबल और द कोर्ट थिंक्स सेलिंग इट इज बेटर फॉर द ओनर, तो कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा कि भाई सामान खराब ना हो जाए, इससे बेहतर है कि उस सामान को बेच दिया जाए, कोर्ट उसको सेल प्रोसीड कर सकती है। फिर कहा जाता है इफ द पर्सन अपीयर्स विद इन 2 years ऑफ अटैचमेंट, जो व्यक्ति है ना एब्सकॉन्डर, वह 2 साल के अंदर आ जाता है अटैचमेंट के, प्रॉपर्टी की जो कुर्की जब्ती हुई है उसके 2 साल के अंदर वह आ जाता है, तब क्या होगा, या तो वह स्वेच्छा से आ जाए या फिर उसकी गिरफ्तारी हो। होता है ना कि वॉलेंटरली जो होता है, आदमी सरेंडर करता है स्वेच्छा के साथ, मैं सरेंडर करने आ गया, मुझे पता नहीं था, जब पता चला तो मैं सरेंडर कर रहा हूँ, या फिर भागे जा रहा है, इधर उधर छुप रहा है, गिरफ्तारी हो गई, तब क्या होगा, इसको प्रूफ करना होगा कि ही नीड्स टू प्रूव दैट दे डिड नॉट अवॉइड द वारंट और प्रोक्लामेशन नोइंगली, तब उसको यह कोर्ट के सामने बताना होगा, इस बात को प्रूफ करना होगा कि साहब देखिए, मैंने जानबूझकर, मेरी ऐसी कोई भी नीयत नहीं थी कि मैं कोर्ट का जो आदेश है उसकी अवहेलना करूं, मुझे पता ही नहीं था, मेरी जानकारी में ये चीज़ें थी ही नहीं, मुझसे जो भी चीज़ें हुई हैं वो नासमझी में हुई, नादानी में हुई है, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं कि मुझसे यह चीज़ें हुई है, लेकिन मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था।
ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, द कोर्ट विल रिटर्न देयर प्रॉपर्टी, कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति का जो संपत्ति है उसको वापस कर दिया जाएगा, और जो बेचा गया है, सामान जो बेचा गया था, पेरिशेबल गुड आइटम्स हो गए, लाइव स्टॉक हो गए, उनका जो उसका जो पैसा है उस व्यक्ति को वो पैसा भी दे दिया जाएगा। लेकिन उस पैसे में से जो खर्च कोर्ट को लगा है, उस पूरी कार्रवाई में कॉस्ट कोर्ट के द्वारा अपना उसमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा, वो पैसा काट लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। ये सारी चीजें हैं। अब सेक्शन 89 क्या कहता है, इफ अ पर्सन इज डिनाइड रिटर्न, लेकिन अगर उस जो सेक्शन 88 के तहत बात कहा गया है कि वो जो प्रॉपर्टी है जिसकी जब्ती हुई है, वो प्रॉपर्टी उस ऑफेंडर जो अगर कोर्ट में आ जाता है, सरेंडर कर देता है स्वेच्छा से या गिरफ्तारी से, तो उसको उसकी संपत्ति वापस कर दी जाएगी। लेकिन उसको संपत्ति उसको डिनाई की जाती है, वापस नहीं दी जाती है, तब क्या होगा, तब वह अपील कर सकता है, अपील टू द हायर कोर्ट दैट हैंडल्स अपील्स फ्रॉम द ओरिजिनल कोर्ट। तब वैसी स्थिति में क्या होगा, जो सुपीरियर कोर्ट है वहां पे उस व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाएगा, अपील किया जाएगा इन पूरी बातों को लेकर। तो यह पूरा आपका जो तीसरा रिकोर्स था, प्रोसेस टू कंपेल एप्रियंस, इसमें प्रोक्लामेशन और अटैचमेंट, इसको आज हमने इन डिटेल कवर किया है, और मैंने उसी पॉइंट को नॉक किया है, उसी एरिया को कवर किया है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर को लेकर या किसी और टॉपिक पर आपका सवाल हो तो आप मुझसे सवाल कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं लेक्चर के। आप मुझसे डायरेक्टली भी कनेक्ट होकर सवाल पूछ सकते हैं। कैसे कनेक्ट होइएगा, लॉकुल का अपना डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल है, आप वहां मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करता हूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।